ठीक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन रिवर्सेबल इक्वेशन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, केसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, केसी इक्वल टू 1/k। देखिए या केसी डैश कर लो। हाँ तो इसका वैल्यू क्या है जी, 6.3 इंटू 10⁻14। ऊपर जाके 14 क्या हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाई 6.3। इसको 1 भी मान सकते हो। ये डेसिमल हटाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये 14। तो आप इसको डिवाइड कर लो, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है फाइनल वैल्यू, 1.59 इंटू 10⁻। हाँ अगर एक और वैल्यू कर दोगे तो 100 हो जाएगा, तो डिवाइड करने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये फाइनल आंसर आया। किसको दिक्कत है इसमें, नहीं ना? तो इस तरह का सिंपल सवाल बना लोगे ना। चलो ठीक। तो एक तो ये पूछता है फॉर रिवर्सेबल इक्वेशन। अगर मान लो इस इक्वेशन में इसमें कुछ कंडीशंस और लगा लो, एक भी करके लिख लो। अगर इसी रिएक्शन में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 लिख लो, मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इस इक्वेशन में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो बताइए, ये वाला इक्वेशन है मेरा फाइनल, तो ये है। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2H2 प्लस 2I2। आप लोग लिखते चलिए, ये तो आप समझ ही रहे हो, आप भी लिख सकते हो, 4HI। कोई दिक्कत? तो इस केस में नेट इक्विलिब्रियम जो होगा, ये डबल डैश मान लो, है ना, ये वैल्यू होगा इनिशियल कंसंट्रेशन जो ये है, इसका हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर करते हैं। ऐसे भी आप जानते हो ये मोल्स क्या होता है, हमेशा टू दी पावर में लिखाता है, तो टू दी पावर में लिख देते हैं। उसी तरह से अगर इसमें मल्टीप्लाई की जगह आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर कितना करते, 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना स्क्वायर करेंगे, 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से 2 से डिवाइड करोगे तो बताओ ये इक्वेशन क्या बचेगा, ये वाला। आप खुद से लिखिए इक्वेशन क्या आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/H2 प्लस 1/I2, और यहाँ क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा। इस केस में नेट इक्विलिब्रियम जो कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए, केसी पे कितना पावर दोगे इस बार, तो भाई मोल्स तो हमेशा बोल नहीं रहा, पावर में लिखते हैं, तो 1/2। इसी को आप लिख सकते हो रूट अंडर, बात वही है। कोई दिक्कत किसी को? अगर मान लो इसमें 3 से डिवाइड करते तो यहाँ क्या आता, 1/3, तो पावर कितना जाता है ना, 1/3, केसी टू दी पावर 1/3। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के सवाल ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे गए मल्टीप्लाई वाले, लेकिन हाँ रिवर्सेबल इक्वेशन यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी पूछेगा और आगे बताऊंगा इस पे और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, इस पे कम ही आता है, तो बस आप एक बार लिख लो इसको। और कभी कभी क्या होगा कि रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप होगा, ठीक है। लिखिए, इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन, मतलब इन 2 स्टेप्स कर लो, इन 2 स्टेप्स। कोई कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, ठीक है, ये एसिड है या बेस जी, एसिड है, तो ये ब्रेक होगा और क्या डोनेट करेगा, H+ आयन। बचेगा क्या, बोलो जल्दी से, HSO4, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। अरे भाई एक प्लस निकल गया तो माइनस क्या आएगा, एक हाइड्रोजन निकला है तो एक हाइड्रोजन बच गया। दूसरे बार अगर इससे हम फिर से हाइड्रोजन ये लूज करेगा
क्योंकि अभी भी H प्लस आयन है इसके पास, तो ये लॉस कर सकता है। तो ये लॉस कर दिया H प्लस आयन, तो फिर क्या बचा बोलो, यहाँ पे क्या बचा, SO4 पावर क्या आएगा -2, ये ना सल्फेट आयन है, 2 बार एसिड को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 2 में। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टेप के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मान ले और सेकेंड स्टेप के लिए K2 मान ले। तो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, नेट केस। तो इसको निकालने का तरीका है, इन दोनों को जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, K1 मल्टीप्लाई K2, ये फॉर्मूला। तो इस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, मान लो इसका वैल्यू दिया रहे, ये 10 है ये 15 है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 150 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, तो ये लिख लो, यहां से ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं। तो आप बताइए क्यू क्या बतलाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको पता करना होता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए ही हम क्यू को निकालते हैं, यानी क्यू कब यूज करेंगे, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अच्छा सुनिए, जब दोनों बराबर हैं तब तो इक्विलिब्रियम में है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अब किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है। कब पॉसिबल है, जब या तो ये कम हो जाए, ये बड़ा हो जाए, और ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, यानी दोनों इक्वल नहीं हो। तो उस डायरेक्शन में आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। तो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये कब यूज करते हैं जी, जब दोनों बराबर नहीं है। तो लिख लीजिए क्यू का वैल्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यू, अच्छा क्यू का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, जो आप पढ़े हो वही है, केसी जो पढ़े हो वो भी क्या आता है जी, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम फॉर्मूला होता है क्यू का। तो लो, एक और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वही है, लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यू का भी, ठीक है। तो सुनिए, फर्स्ट केस इसमें लिखते जाइए, फर्स्ट केस, अगर सुनिए Q और KC दोनों बराबर होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसी कंडीशन को ना इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये दोनों अगर बराबर हो गए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो ये बराबर कब होते हैं, एट इक्विलिब्रियम पे, ये तो तुमको पता है। चलो सेकंड केस लिखो, अगर Q का वैल्यू KC का वैल्यू ज्यादा हो गया, एक बात बताओ, KC की वैल्यू ज्यादा हो गई तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, KC की वैल्यू ज्यादा यानी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, यानी किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। आईसी का उल्टा, एक ध्यान में रखो, दूसरा खुद भी याद रह जाएगा कि अगर Q की वैल्यू ज्यादा हुई तो KC से, तो किधर जाएगा बताइए, एक ही ऑप्शन बचा है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसका यूज करके इस पे हम सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पे क्या सवाल आते हैं। हाँ, सब वैल्यू आप पुट कर लो और आंसर मैच कर लो। ये आएगा अमोनिया 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और ये 2 का पावर Q, ये कितना आ जाएगा जी, 0.25, ये 3 और ये 8, ये डेसिमल हटाओ 100 आएगा, ठीक है। इसको इससे काट दो 4 आएगा, और 1 बाई इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 96, ठीक है। तो फाइनल कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है Q का वैल्यू, बताइए Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.01, ये आ रहा है ना,
इतना ही रहने दो, चलो ठीक। इसको और इससे कंपेयर करो, केसी से। केसी का वैल्यू ऊपर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.06। तो बताइए ये और ये में कौन बड़ा? के और सी, केसी में केसी बड़ा है, और जब केसी बड़ा होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? ये रहा दूसरा कंडीशन, फॉरवर्ड। तो केसी बड़ा तो फॉरवर्ड, क्यू बड़ा तो बैकवर्ड। तो बताइए ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया का। फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अमोनिया का। तो ये रिएक्शन हमको अमोनिया का फॉर्मेशन देगा। बोलो प्रेडिक्ट करने आ गया? कोई दिक्कत? जो पढ़े उस पर सवाल आया? तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हुआ, जो डायरेक्ट पूछेगा कि आप क्यू कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता देगा और इनका वैल्यू पूछ लेगा। बताओ ये रिएक्टेंट का ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकाल लोगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी तरह का सवाल मैं आपको एक और देता हूं। यहाँ पे 19 नंबर यही क्वेश्चन है। 19 नंबर लिखिए सब जल्दी से, और बुक लेके आया कीजिएगा अगले क्लास से। हाँ, PCl5 ये आपका ब्रेक हो रहा है किसमें? PCl3 प्लस Cl2 में। ये टफ तो नहीं ना लग रहा है किसी को जी? एकदम सिंपल है, तो फिर बना क्यों नहीं रहे? बनाओ जल्दी से। 19 नंबर बनाइए। इसके लिए इस रिएक्शन का देखो केसी, पढ़िए क्वेश्चन, यही सब आदत डालिए, क्वेश्चन पढ़ के उसमें केसी का वैल्यू बताइए कितना। हाँ ये सब पढ़िए खुद से, इसीलिए कह रहा हूँ बुक लेके आया करो, तब ना आप पढ़ के देखोगे कि जल्दी से कौन कौन सा वैल्यू बता रहा है। अब वो पहले ही बता दिया इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है, तो ठीक इक्विलिब्रियम ठीक है मिल रहा है। और कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ बताओ तो, पढ़िए क्वेश्चन में। क्या PCl5 का कंसंट्रेशन दिया है क्वेश्चन में? गिवन है, ये बताइए क्या है? हाँ 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर, ये सब गिवन डाटा है, ये भी आपका गिवन है। चलो तो बताओ क्वेश्चन में ये पढ़ के इसमें निकालना क्या है? हाँ इन दोनों का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इन दोनों का कंसंट्रेशन आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। इतना वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ के लिखने आना चाहिए, तब जाके ना क्वेश्चन बनाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ ये 5-5 लाइन के क्वेश्चन जो 4-4 लाइन के हैं, इसको पढ़िए और इसमें से ये गिवन डाटा निकालिए। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंडीशन दिया है, क्या है कंडीशन जी? ये कब आपको पूछ रहा है, किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कह दिया तो मतलब समझ गए कि अब Q और Kc क्या होगा? इक्वल होगा। और Q और Kc का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डायरेक्ट लिख दें, प्रोडक्ट कौन है मेरा? PCl3 और Cl2। बताइए इस पे पावर कितना आएगा? क्योंकि 1 मोल है तो जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन लिखना है तो लिख लो, 1 पावर आएगा। और डिवाइडेड बाय PCl5 का कंसंट्रेशन। अब आप देखो क्वेश्चन में कि Kc आपको दे चुका है, दिया है क्वेश्चन में, Kc पता है, PCl5 का कंसंट्रेशन भी पता है, तो इसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताइए? तो देखिए इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 1 मोल है, वो आपको 1 मोल PCl3 और 1 मोल क्लोरीन दे रहा है। यानी कि अगर ये 2 मोल लेंगे तो ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल। अगर ये x मोल होगा तो ये भी x मोल बनेगा और ये भी x मोल। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि अगर इक्वेशन को ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट हमेशा, जो दो प्रोडक्ट है दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल्स की संख्या इक्वल है, इस कारण से। तो अगर हम मान ले, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमको निकालना था, तो हम एक को मान लेते हैं, एक को मान लिया हमने, लेट कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इज x मोल पर लीटर। कितना? x मोल पर लीटर। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल होता है तो ये भी x मोल पर लीटर हो जाएगा, और इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। कीजिए, Kc आ जाएगा, यहाँ पे हम x रखे, यहाँ भी x रखे, और यहाँ पे PCl5 का वैल्यू वहां दे रखा है 8.3 इंटू 10⁻⁻, सॉरी ये PCl5 का नहीं है, PCl5 का ये वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻1। तो Kc का वैल्यू आपके पास है, Kc का वैल्यू कितना है वो देखिए वहां पे 8.3 इंटू 10⁻⁻3
इसी में ये वैल्यू को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसको स्क्वायर कर लो, ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने में आसान होगा, रहने दीजिए 10 टू पावर -4। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया आप लोग का, बताइए वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। डेसिमल में कुछ आ रहा होगा, बताइए 4.15। तो क्या इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 4.15। इसको तो बाहर निकाल लो, चलो अच्छा बाद में बाहर निकालो, ठीक एक ही साथ कर लेते हैं। इसका तो स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर -2 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से वैल्यू, फाइनल आंसर बताइए आप लोग कितना आएगा। कैलकुलेशन है वो कर लेना, यही सब काम खुद से करना चाहिए। एक्स का वैल्यू इतना मोल पर लीटर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ये आया तो आप आंसर नहीं बता दोगे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना है एक्स के बराबर, और एक्स की वैल्यू क्या निकाला हमने 0.0203 इतना आएगा, और क्लोरीन का भी वैल्यू एक्स के बराबर ही है, ये भी वैल्यू इतना ही कंसंट्रेशन आ जाए। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, आप चाहो तो चेक कर लो आंसर में यही आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हो उस पर सवाल किस तरह से आते हैं। एक तो आएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो पहला हमने इधर किया, और दूसरा डायरेक्शन वो बता दिया कि इक्विलिब्रियम में है तो बोला है कि किसी एक चीज का, मान लो ये वैल्यू दिया हुआ ये वैल्यू दिया हुआ तो इसका निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना जनरली ये सेम ही होंगे। आइए सेम कैसे पता चलेगा, इक्वेशन को देख के कि ये दोनों सेम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं तो सेम रहेंगे, ये 1 मोल बन रहा है तो ये भी 1 मोल बन रहा है, ये 2 मोल बनेंगे तो ये भी 2 मोल बनेंगे। तो ये प्रोडक्ट को आप इक्वेशन को इक्वेट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। देखो इसी तरह का एक सवाल और करवाता हूँ, देखिए आपके बुक में इसी तरह का और सवाल है 19 के बाद आप आ जाइए पंद्रह नंबर पे आइए 15 या 15 के पहले 12 कर लेते हैं, 12 कीजिए फिर 15 करते हैं। 12 नंबर कीजिए क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालना था, क्यू को हमको निकालना है। क्यू का वैल्यू आप जानते हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन था NH3 और इसका मोल्स हमेशा इसके पावर में लिखते हैं। रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसका मोल्स भी हम इसके पावर में लिखते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू नहीं दिया है, वो मोल्स में दिया है। क्या मोल्स में दिया है जी, देखिए 1.57 मोल क्या है जी, नाइट्रोजन है। क्या इसका कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो, 1.92 मोल कौन है, हाइड्रोजन है, और 8.13 मोल्स कौन है, अमोनिया। तो ये मोल्स दिया हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स में कैसे डिवाइड करेंगे, अभी पता है तो ना फॉर्मूला, भूल गए। मोलरिटी या कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, मोल्स को किससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किससे, वॉल्यूम से। तो क्वेश्चन में कहीं आपको वॉल्यूम दिख रहा है, आपको वॉल्यूम खोजना पड़ेगा, खोजिए जरा वॉल्यूम कितना आएगा। दिखा, वो जिस वेसल में ये रिएक्शन कर रहा है वो वेसल कितना लीटर का है, वेसल से मिल जाएगा आपको, कितने लीटर का है 20 लीटर। तो वॉल्यूम पता चला आपको कितना, बोलो, वॉल्यूम हो गया 20 लीटर। तो आप बताइए आपको कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल्स आपके सामने है, मोल्स से किसको डिवाइड करोगे, वॉल्यूम को। इसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन निकालना है तो बताइए मोल्स को किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम को। और इसमें अमोनिया का मोल्स लिख के और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, वॉल्यूम से। तो क्या मिल जाएगा हमको, कंसंट्रेशन। और ये तीनों वैल्यू मिल गई, अब तीनों वैल्यू को पुट करो, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जल्दी से निकालिए आप लोग खुद से, डिवाइड मल्टीप्लाई मैं करवाऊं है ना।
अमोनिया का कंसंट्रेशन देखिए कितना है जी, 0.83 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना स्क्वायर है ना जी, ठीक। और नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन में तो दिक्कत नहीं है 20, और ये कितना बार है जी, कौन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है 1.92 और डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। इसको दो बार लिखना लो, 8.13 मल्टीप्लाई 8.13, 20 मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1.57 डिवाइड बाई 20, और इधर इस पे भी क्यूब है जी, अच्छा थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगा ना, 1.92 इंटू 1.92 तीन बार होगा ना, और 20 20 20, ठीक है। कुछ तो कट जाएंगे 20, ये दोनों काट दो, ठीक है। ये 20 ऊपर चला जाएगा जी, आप इसको मल्टीप्लाई करके लाए हो आंसर, बताओ कितना आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके 66 पॉइंट, हाँ ठीक है 66.09, ठीक है। और ये 20 ऊपर चला जाएगा तो 400 हो जाएगा, ठीक। और नीचे इनका मल्टीप्लिकेशन बस कर लो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो नीचे क्या आ रहा है बताइए, क्यू क्या आएगा फाइनल, चलो ठीक है निकालिए फटाफट खुद से, ठीक है। क्यू का वैल्यू फाइनल इतना आ रहा है, कैलकुलेशन के बाद थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और क्यू का वैल्यू ये आया कि केसी का वैल्यू कितना है 100, कौन बड़ा है भाई, क्यू और केसी में कौन बड़ा, क्यू बड़ा, क्यू बड़ा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर क्या लिखोगे, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर पूछेगा कि ये बताओ जी फॉर्मेशन क्या होगा इस रिएक्शन में, तो क्या बताओगे आंसर, किसका फॉर्मेशन होगा, बैकवर्ड तो ये है ना, आप बोलोगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में। इससे हम लोग रिएक्शन प्रिडिक्ट कर लिए डायरेक्शन, अभी तो दोनों तरफ था लेकिन वैल्यू से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किधर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें दो तीन तरह के सवाल कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। अगर इतनी बात समझ गए हो तो लिखो HW, होमवर्क लिख लो असाइनमेंट में कि कौन कौन क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं ना कराया जी, तो 15 लिख लो जल्दी से, ये भी बन जाएगा, इसी पे बेस्ट है 15। उसके बाद 16 लिखो, 16 आप ट्राई करना, आपसे देखते हो बनता है कि नहीं। 30 नंबर लिख लो, 30 नंबर का A और B बनाना, बस C छोड़ देना, C अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग कीजिएगा।